बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वाले पार्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से रियल पावर लूप या एक्टिव पावर कंट्रोल काम कर रहा है। यहाँ से रेफरेंस पावर आ रहा है और फिर मैयड यहाँ से आ रहा है, उसकी डिफरेंस पी आई कंट्रोलर के पास जा रही है, जिससे वो फिर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा ताकि पी रेफरेंस पी मैयड के बराबर हो। और वो कैसे होगा, वो आईडी रेफरेंस को वेरी करके होगा। मींस कि पी रेफरेंस को अचीव करने के लिए आईडी रेफरेंस को उस तरीके से एडजस्ट करेगा अपना पीआई कंट्रोलर। तो आप एक्टिव पावर कंट्रोल को कैसे कर सकते हैं, बाय कंट्रोलिंग द डी कंपोनेंट ऑफ द करंट आईडी रेफरेंस, जो कि हम यहाँ आईडी रेफरेंस देख रहे हैं। मोर ओवर हमने ये पीआई कंट्रोलर के एक्टिव पावर कंट्रोल जो है उसके पास एक और भी सिग्नल जा रहा है, जो ये डिसाइड करने के लिए है कि आप से लिमिट सेट कर सकें कि डीसी वोल्टेज की क्या मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप 1.1 इसको पर यूनिट लगते हैं वीडीसी मैक्सिमम, अगर इसको पर यूनिट में रखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी वोल्टेज 650 किलो वोल्ट है तो उसका 1.1 पर यूनिट होगा कोई 720 या ऐसे कोई 730 वैल्यू होगा किलो वोल्ट। तो अगर उससे वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाएगी मैयड, तो यहाँ से फिर वो क्या होगा कि उसको इस लिमिट से मैक्सिमम लिमिट के बाद वो एक सिग्नल जनरेट करेगा जो उसको लिमिट करेगा कि डीसी वोल्टेज उससे ज़्यादा फिर ना बढ़े। ये क्यों ना बढ़े, क्योंकि ये लिमिट क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर डीसी वोल्टेज लिंक डीसी लिंक वोल्टेज एचवीडीसी लिंक पे एक लिमिट से ज़्यादा बहुत बढ़ गई तो दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक। केबल इंसुलेशन फेलियर हो सकती है, पावर कन्वर्टर ट्रिपिंग हो सकती है, एचवीडी कन्वर्टर स्टेशन ओवरऑल ट्रिप कर सकता है। दिस इज़ नॉट गुड, इसलिए हम लिमिट सेट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं डीसी और वोल्टेज लिमिटर। तो ये वो चीज़ है जो जिसका सिग्नल इसको पी रेफरेंस को जा रहा है। और अब अगर और वोल्टेज आ जाएगी तो उस तरीके से ये डीसी लिमिटर आउटपुट सेट होगा जो आईडी रेफरेंस को फिर कम कर देगा, जिससे फिर पी रेफरेंस उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के हमने अभी रियल पावर लूप डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना डीसी वोल्टेज लूप। डीसी वोल्टेज लूप को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस वाले मॉडल में जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें इस तरीके से हो रहा है कि ये जो MMC1 है वो एक्टिव पावर कंट्रोल कर रही है। जो MMC1 जो टर्मिनल 1 साइड पे है वो डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रही है, और जो MMC2 टर्मिनल 2 पे लगी हुई है वो एक्टिव पावर कंट्रोल कर रहा है। आप दोबारा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखें एडिट पैरामीटर्स में आप गए, ये 0 पे, विच मीन्स ये डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है जो टर्मिनल 1 की साइड MMC है, जो इसको मैं MMC1 कह रहा हूँ। और MMC2 क्या कर रही है, ये कर रही है एसी वोल्टेज कंट्रोल, देख रहे हैं आप, और ये एक्टिव पावर कंट्रोल कर रही है। तो इस तरफ एक्टिव पावर कंट्रोल हो रहा है, इस तरफ डीसी वोल्टेज कंट्रोल हो रही है। तो ये मास्टर स्टेशन ये कहलाएगी क्योंकि ये डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रही है। ऑलराइट, अब हम डीसी वोल्टेज कंट्रोल लूप को डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरीके से जैसे पेपर में आप देख सकते हैं डीसी वोल्टेज कंट्रोल किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरीके से एक मैयड, लेट मी शो यू जी, एक रेफरेंस डीसी वोल्टेज होगी। जैसे इस केस में हमारे पास 640 किलो वोल्ट है, एक मैयड होगी, फिर देखा जाएगा कितना एरर है, उससे वाला से पीआई कंट्रोल एक कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट करेगा, जिसका मकसद ये होगा कि मैयड को रेफरेंस के करीब लेके जाना। और ये कैसे होगा, ये होगा बाय कंट्रोलिंग द आईडी रेफरेंस डी कंपोनेंट ऑफ द करंट। ऑलराइट, इस चीज़ को फिर इसका आउटपुट, ये जो डीसी वोल्टेज कंट्रोल लूप का आउटपुट सिग्नल है वो रेफरेंस सिग्नल होगा, आईडी रेफरेंस, वो जाएगा इनर करंट कंट्रोल के पास। जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनर करंट कंट्रोल लूप के जो इनपुट्स होते हैं वो आईडी रेफरेंस होते हैं, और आईडी रेफरेंस होते हैं वो आते हैं आउटर लूप कंट्रोल से, और इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो होता है यूडी रेफ और यूक्यू रेफ, जिसको बाद में हम एपीसी में ट्रांसफॉर्म करके फिर आगे भेज देते हैं। और उसमें फिर एक कंपोनेंट वी डिफरेंशियल का यहाँ पर माइनस करते हैं जो सर्कुलेटिंग करंट कंट्रोल होता है, जिसका काम होता है सर्कुलेटिंग करंट को रेफरेंस सिग्नल को माइनस कर देते हैं वी डिफरेंशियल कंपोनेंट से, सर्कुलेटिंग करंट कंट्रोल वाले जो रेफरेंस सिग्नल है उससे, ताकि हम सर्कुलेटिंग करंट को जो लेग्स के दरमियान फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकें। और फिर आगे हमारी पल्स जनरेशन होती है, जैसे गेट सिग्नल बनती हैं जो स्विचेस को जाती हैं। इस तरीके से ये लूप पूरा होता है। ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस डीसी वोल्टेज लूप। इसी तरीके से हो रहा है। ये डायरेक्ट हम डीसी रेफरेंस सिग्नल जो पर यूनिट में है ये इधर दे सकते हैं, बीच में इन ब्लॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ना लगाएं भी डजंट मैटर। और यहाँ पर फिर हम देखें ये मैयड आ रहा है, ये डीसी वोल्टेज मैयड है, और ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस 640 होगी किलो वोल्ट इन आवर केस जो इस वक्त है।
ये वेरी भी कर सकते हैं आप, यहाँ से मैयड आ रही है उस हिसाब से एरर जनरेट होगी, पीआई कंट्रोलर के पास जाएगी, पीआई कंट्रोलर फिर आईडी रेफरेंस को एडजस्ट करेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ वीडी रेफरेंस। ऑलराइट, ये हम समझ गए। अब इसमें एक ड्रूप कंट्रोल एडिशनल ऐड किया गया है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में टच करते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, अब मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, इसको समझ लेते हैं। ये मैं रिजल्ट से थोड़ा दिखा लेता हूँ। जी, MMC 1 है, MMC 2 है। अब देखें, अगर मेरी MMC 2 पे फॉल्ट आ गया, जो कि मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूँ पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम MMC 1 टू MMC 2 विच इज़ द कंडीशन माय मॉडल। तो अब अगर रिसीविंग एंड कन्वर्टर पे मसला आ जाता है, जो कि ग्रिड साइड, जो कि MMC 2 की साइड है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, इस मॉडल से बात कर लेते हैं। फिर ये होगा कि अगर फॉल्ट नहीं हो रहा, पहले तो हम नो फॉल्ट की कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जितना पावर यहाँ से 900 मेगावाट लेटर से आ रहा है वो ग्रिड 2 के पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मीन्स ग्रिड 1 दे रही है, ग्रिड 2 ले रही है, तो पावर मिसमैच नहीं हो रहा, पावर ट्रांसफर सही तरीके से हो रहा है। अब जब यहाँ पर ग्रिड 2 के पास फॉल्ट अकर हो गया, तो अब जब फॉल्ट होगा तो यहाँ से पावर तो ये देने के लिए तैयार होगा, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं होगा, तो इसके नतीजे में पावर मिसमैच होगा। अब जब पावर मिसमैच होगा तो फिर क्या होगा? फिर नतीजे में ये जो डीसी केबल है, इसकी जो केबल की अपनी कैपेसिटेंस होती है वो चार्जअप होगी, तो उसके नतीजे में ओवर वोल्टेज जनरेट होगी, तो डीसी लिंक की वोल्टेज राइज करेगी, ओवर वोल्टेज की तरफ जाएगी। और अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इस पावर मिसमैच को हमने हैंडल ना किया, यहाँ पर फॉल्ट राइट टू स्ट्रेटजी नहीं लगाई या कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं लगाया, तो अगर एक लिमिट से ये डीसी वोल्टेज बहुत ज़्यादा ये जो डीसी वोल्टेज राइज बहुत ज़्यादा कर जाएगी, तो रिजल्ट में केबल की इंसुलेशन फेलियर हो जाएगी और हमारा ओवरऑल कन्वर्टर ट्रिप कर जाएंगे, इंसुलेशन केबल की डैमेज हो जाएगी, केबल ओवरऑल डैमेज हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि जब यहाँ पर लेटर से कोई इशू आया है, पावर इम्बेलेंस हुआ है, तो उस वाले से फॉल्ट राइट थ्रू स्ट्रेटेजी कुछ काम करे, या कोई और मैकेनिज्म हो जिसमें ये हम इंश्योर करें कि ये क्या करें कि इस पावर इम्बेलेंस को ख़त्म कर पाएँ, ताकि डीसी ओवर वोल्टेज यहाँ पर ना हो सके, VDC मैक्सिमम एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसके लिए हम कंट्रोल बनाते हैं। ठीक हो गई बात। अब इस केस में इस मॉडल में क्या हो रहा है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम ये करें कि से सपोज कि जब यहाँ पर मैं रिजल्ट में से आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ टू एक्सप्लेन दिस डीसी ड्रूप कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सिनारियो ये है कि हमारा फॉल्ट हो रहा है 3 सेकेंड्स पे और फॉल्ट 3.3 सेकेंड्स तक हो रहा है, और फॉल्ट हुआ है जैसे मैंने आपको बताया वो इसी फॉल्ट 2 पे हमने फॉल्ट दिया हुआ है, फॉल्ट है ABC टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि जब ये फॉल्ट आएगा ABC टू 3, जो कि हम रिजल्ट्स में से यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें आप, ये जो 3 से 3.3 तक ये तीनों फेस की वोल्टेजेस ABC टू ग्राउंड फॉल्ट हम देख सकते हैं, और उसके रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि जो एक्टिव पावर MMC 2 का होगा वो क्योंकि MMC 2 पे हुआ है, जो कि ब्लू लाइन है, वो पहले ही गिरना यहाँ शुरू हो गई और ये एक्टिव पावर 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? कि यहाँ पर वोल्टेज 0 हो गई, फेस वोल्टेज ABC टू ग्राउंड फॉल्ट है। ठीक है, अब ये फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक और चीज़ देख लें। एज पर लिटरेचर रिव्यू ये देखा गया है कि अगर फॉल्ट रिसीविंग एंड कन्वर्टर की साइड पे होता है तो नतीजे में ओवर वोल्टेज होती है, क्योंकि केबल कैपेसिटेंस की चार्ज अप होती है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 सेकेंड्स के बाद ये ओवर वोल्टेज राइज हो रही है, DC वोल्टेज का राइज हो रही है, हम देख सकते हैं। अगर ये फॉल्ट सेंडिंग एंड कन्वर्टर पे होता तो वहाँ पर अंडर वोल्टेज होती होगी, मीन्स कि अगर ये 640 था तो ये नीचे ज़्यादा 640 है। इस केस में 580 है, जो मेरा मॉडल है इसमें 580 है। ठीक है, तो 580 से ऊपर जा रही है। अगर ये सेंडिंग एंड पे होता तो ये 580 से नीचे जाती। यहाँ पर मैंने दूसरा फॉल्ट दिखाया है ना, वो सेंडिंग एंड पे, यहाँ देखिए यहाँ पर अंडर वोल्टेज वाला सिनेरियो हो रहा है, क्योंकि सेंडिंग एंड कन्वर्टर पर फॉल्ट है। ऑलराइट, ओके। अब देखें यहाँ पर तो ये पावर 0 हो गया,
ये एक्टिव पावर एमएमसी 0 हो गया, लेकिन वो वाला पावर इस वक्त 3 सेकंड्स पे देखें ये तो गिर के इस पॉइंट पे 0 हो गया, लेकिन दूसरा वाला पावर अगर हम उसको अगर हम इसमें छोड़ देंगे तो बड़ा मसला होगा। अब हम चाहते हैं कि इस मिसमैच पावर को ख़त्म करें, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि जिस वक्त यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है एमएमसी 2 पे, फिर उसके नतीजे में ये हो कि जो दूसरी कन्वर्टर स्टेशन है वो अपना करंट आईडी 0 कर दे। यहाँ देखें, अब यहाँ पर जो फेस वोल्टेज का मसला आ गया, एबीसी टू ग्राउंड फॉल्ट आ गया, वोल्टेज 0 हो गई, करंट में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही है एमएमसी 2 पे, लेकिन ये अपनी लिमिट्स और सेफ स्टेट के अंदर ही रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट राइट थ्रू स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई है, जो हम बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे। ऑलराइट, लेकिन आप कन्वर्टर 1 स्टेशन जो है वहाँ देखें, वहाँ पर आईडी करंट क्या हो गया, एसी साइड करंट वहाँ पर 0 कर दिया गया है 3 से लेकर 3.3 तक। जब करंट 0 बन रहा है, इट मीन्स कि जो आईडी कंपोनेंट है वो दूसरी वाली स्टेशन का, कन्वर्टर स्टेशन का, एमएमसी 1 का, वो 0 हो गया। आईडी कंपोनेंट 0 हो गया तो उसके नतीजे में जो एमएमसी 1 है उसने एक्टिव पावर अपना ड्रॉप करना, ब्लैक जो है वो शुरू कर दिया, और आप देख सकते हैं फॉल्ट के दौरान उसने भी अपना एक्टिव पावर 0 रखा, दोनों का पावर 0 हो गया, तो पावर मिसमैच खत्म हो गया। अगर ये नहीं होता और पावर मिसमैच बढ़ जाता तो इट कैन बी ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। फिर जैसे ही फॉल्ट क्लियर हो रहा है, दोबारा वो अपनी डिज़ायर रेफरेंस पॉइंट्स को अचीव कर रहे हैं, और पावर में ऑसिलेशंस भी बहुत कम है, डेविएशंस भी बहुत कम है, तो एक्टिव पावर कंट्रोलर सही तरीके से काम भी कर रहा है। डीसी लिंक्स बहुत स्मूथर हैं, और इसमें डीसी लिंक्स में रिपल कंपोनेंट भी बहुत कम नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड। और अच्छी चीज़ ये है कि आप देखें यहाँ पर जो जिस दौरान फॉल्ट हुआ है, इस फॉल्ट का जो असर है वो कन्वर्टर टर्मिनल 1 पे, एमएमसी 1 पे उसका असर इतना नहीं हुआ, उसने उसको इतना डिस्टर्ब नहीं किया, मीन्स के फॉल्ट प्रोपोगेट करके दूसरी स्टेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, विच इज़ द रिक्वायर्ड टारगेट। ऑलराइट, तो ये कैसे हुआ? ये इस तरीके से हुआ कि आईडी कंपोनेंट को हमने दूसरे कन्वर्टर स्टेशन पर उस दौरान 0 कर दिया, एसी साइड करंट को 0 कर दिया। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है कि जब आपकी ओवर वोल्टेज होना शुरू करे, मीन्स पावर मिसमैच हो, जैसे रिसीविंग एंड कन्वर्टर में प्रॉब्लम आ गया, पावर मिसमैच हो गया, तो ये क्या होगा, फिर ये जो ईडीसी पर यूनिट है ये बढ़ जाएगा, ये रेफरेंस से बढ़ जाएगा, ये लेटर से 640 किलो वोल्ट है, तो ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा लेटर से 720, क्योंकि अब ये जो मेजर्ड है वो अभी जा रहा है, वो ओवर वोल्टेज की तरफ जा रहा है, तो फिर उसके रेफरेंस में क्या होगा, अब डिफरेंस आ गया। इट मीन्स यहाँ लेटर से 640 है, अब पावर मिसमैच होने की वजह से यहाँ पर आ गया, लेटर से मैं अज्यूम कर रहा हूँ 740, तो ये जो अभी 100 किलो वोल्ट का डिफरेंस आया है वो ट्रिगर करेगा, ये वो बताएगा कि भाई इस दौरान प्रॉब्लम आ गया है, तो एक ड्रूप कंट्रोल लगाया गया है जो ये करेगा कि वो आरडीसी के पर यूनिट के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देगा एक वैल्यू के साथ, वो होगा वैल्यू बहुत कम, वो होगा 0 उसका वैल्यू होगा समथिंग। तो ओवरऑल जो डीसी कंपोनेंट, वो जो डी कंपोनेंट है, वो जो आईडीसी करंट है पर यूनिट, वो बहुत कम हो जाएगा। इसके रिजल्ट में जब आरडीसी कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली लिमिट हो जाएगी डीसी वोल्टेज व्हेन ड्रूप इंक्रीजेस वीडीसी। इट मीन्स अगर वीडीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आईडीसी नेगेटिव हो जाएगा, आईडीसी कम हो जाएगा। हम देख सकते हैं करंट यहाँ पर तकरीबन 0 हो जाएगा, और उस हवाले से फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हम पावर मिसमैच से हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रूप कंट्रोल एक्टिवेट होगा जब ये डिफरेंस मेजर्ड में और इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ड्रूप कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा, और ये वैल्यू हम इसको आईडीसी को हम कम कर देंगे जब ड्रूप, ये डिफरेंस मेजर्ड और डिफरेंस का बढ़ जाएगा, तो ये ड्रूप का काम होगा इस तरीके से इसको प्रॉब्लम को मिटिगेट करना। ओके, ऑलराइट, फिर फाइनली हमें पता है कि यहाँ से रेफरेंस आता है, हम मेजर्ड से माइनस करते हैं, डिफरेंस पीआई के पास आता है, पीआई फिर आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है, जो इस केस में आईडी रेफरेंस ही होगा। वो आईडी रेफरेंस को कंट्रोल करके हम फिर डिज़ायर्ड वीडीसी रेफरेंस पर यूनिट ले सकते हैं। तो कुल मिला के एक्टिव पावर कंट्रोल होगा या डीसी वोल्टेज कंट्रोल होगा, तो इन दोनों का जो आउटपुट होगा वो आईडीसी रेफरेंस ही
होगा, आईडी रेफरेंस होगा। अच्छा ठीक हो गया। अब ये जो स्विच है वो क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि हमें यूज़र को ये फैसिलिटी इस मॉडल में दी गई है कि वो एडिट पैरामीटर में जाके ये डिसाइड कर सके कि आइदर दे वांट टू कंट्रोल द डीसी वोल्टेज और दे वांट टू कंट्रोल एक्टिव पावर। अगर इसको मैं 1 कर दूंगा तो वो स्विच 1 की पोजीशन 1 पे आ जाएगा और वो एक्टिव पावर कंट्रोल करेगा। अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो वो आइलैंड मोड में चलेगा। तो यूज़र के पास ये फैसिलिटी है कि वो मोड डिसाइड कर सके, तो इसलिए वो अंदर यहाँ पर स्विच लगाया गया है। अच्छा, कंट्रोल दोनों स्टेशन की मिरर कॉपी है, MMC 1 पे और MMC 2 पे कंट्रोल वही है, कंट्रोल अंदर वही लूप से। लेकिन यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया गया है, दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ सिलेक्ट किया है 1 पे, मीन्स ये एक्टिव पावर कंट्रोल कर रहा है, और 0 AC वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, और ये रखा गया है 0 पे मीन्स के DC वोल्टेज कंट्रोल और AC वोल्टेज कंट्रोल आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो कंट्रोल ये दोनों मिरर इमेज कॉपी हैं, ठीक है, कंट्रोल वही है लेकिन उसकी सेटिंग इस तरीके से रखी गई है। ऑलराइट, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। फिर यहाँ से आईडी रेफरेंस आएगा, ठीक है, वो आईडी रेफरेंस फिर जाएगा कहाँ? वो आईडी रेफरेंस जाएगा इनर करंट कंट्रोल के पास। आईक्यू रेफरेंस कहाँ से आएगा? वो आएगा यहाँ से, दैट विल बी कमिंग आइदर फ्रॉम रिएक्टिव पावर कंट्रोल और एसी वोल्टेज कंट्रोल। इन आवर केस द लूप विच इज़ वर्किंग इज 0 मीन्स एसी वोल्टेज कंट्रोल, नीचे वाला चल रहा है स्विच के हिसाब से। ऑलराइट, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले एसी वोल्टेज कंट्रोल को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, एसी वोल्टेज कंट्रोल इसी तरीके से रेफरेंस देंगे, मैयड और रेफरेंस का एरर निकलेगी, वो पीआई के पास जाएगी, पीआई आउटपुट रेफरेंस सिग्नल आईक्यू रेफरेंस जनरेट करेगा, जनरल कंट्रोल के लूप के पास जाएगी, और फिर कहानी वही जो मैंने आपको बताई रिपीट होगी। ऑलराइट, ठीक है, तो देखें ये रेफरेंस सिग्नल, ये डायरेक्ट आप इसको इधर भी दे सकते हैं। यहाँ से मैयड आ रहा है, यहाँ पर वही ड्रूप वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया। फिर ये एरर पीआई को जा रही है, मैयड और रेफरेंस की, उस हिसाब से आईक्यू रेफरेंस जनरेट होगा, फिर यहाँ से आईक्यू रेफरेंस जनरेट होगा। तो आईक्यू रेफरेंस को आप कंट्रोल करके आप अपने डिज़ायर्ड रेफरेंस वोल्टेज ऐसी की ले सकते हैं। और यहाँ पर फिर रिएक्टिव पावर कंट्रोल ऊपर लगाया गया है, ये रेफरेंस रिएक्टिव पावर कंट्रोल है, ये मैयड है। इसी तरीके से इसकी एरर पीआई के पास जा रही है, पीआई फिर इसी तरीके से आईक्यू रेफरेंस को कंट्रोल करके इसको वेरी करके डिज़ायर्ड वैल्यू रख के फिर रिएक्टिव पावर कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो आईक्यू रेफरेंस निकलेगा जो आप देख रहे हैं। हमारे केस में ये MMC 1 और MMC 2 दोनों पे एसी वोल्टेज कंट्रोल लगा हुआ है, ठीक है, और फिर ये आईक्यू रेफरेंस यहाँ जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पर करंट लिमिटर अगर फॉल्ट हो जाता है तो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा करंट ना बढ़े, और फिर आईडी रेफरेंस और आईक्यू रेफरेंस ये जाएंगे दोनों इनर करंट कंट्रोल के पास। और इनर करंट कंट्रोल को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये जो ओमेगा एल पर यूनिट आप देख रहे हैं, कन्वर्टर, रिएक्टेंस एंड पर यूनिट, ये यहाँ पर कन्वर्जन की गई है। इंडक्टेंस आर्म में से ये कन्वर्जन करके इसको फाइनली ओमेगा एल पर यूनिट में कन्वर्ट किया गया है, जो इनर करंट कंट्रोल में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ऑलराइट, और जैसे हमें पता है इनर करंट कंट्रोल में दो क्वांटिटी देता है, डी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एंड क्यू कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज दैट वी कैन सी हियर। और ऑसिलोस्कोप पे हम देखेंगे आईडी रेफरेंस आईडी को ट्रैक कर रहा होगा, आईक्यू रेफरेंस को ट्रैक कर रहा होगा। दैट इज़ गुड, ओके, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इस वक्त तो हमारा आइलैंड मोड एक्टिव नहीं है। अगर हम इसको 2 पे रख देंगे तो ये आइलैंड मोड होगा। आइलैंड मोड में क्या करेगा? ये दो चीज़ें कंट्रोल करेगा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेगा और दूसरी एसी वोल्टेज कंट्रोल करेगा। ये वही फ्रीक्वेंसी और एसी वोल्टेज को कंट्रोल के लूप्स हैं, जो कि ये आइलैंड मोड यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह चीज़ दिखाई गई है कि थर्ड हार्मोनिक इंजेक्ट किया गया है रेफरेंस सिग्नल में। ये हमारा रेफरेंस सिग्नल है, इसको वोल्टेज को पकड़ के डी से एबीसी में कन्वर्ट करके रेफरेंस सिग्नल लिया गया है। रेफरेंस सिग्नल में फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये थर्ड हार्मोनिक इंजेक्ट किया गया है। तो वो थर्ड हार्मोनिक इंजेक्ट जो है हम ऐड कर रहे हैं अपने रेफरेंस सिग्नल में। तो हमें यहाँ पर जो रेफरेंस सिग्नल ये फाइनल मिल रहा है, ये थर्ड हार्मोनिक एडिशन के साथ मिल रहा है। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं जैसे डीसी लिंक में रिपल कम आए, वो ज़्यादा स्मूथर हो, ठीक है। ये थर्ड हार्मोनिक एडिशन की डिस्कशन है। ऑलराइट, यहाँ तक बातें हो गई।
दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओवरऑल हमने कंट्रोल को ये डिस्कस कर लिया, वही यही कंट्रोल फिर उस साइड पे भी यूज़ हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेटिंग करंट सेपरेशन कंट्रोल को, सीसीएसई को। ठीक हो गया। थोड़ा दोबारा से मैं आपको वजह बता देता हूँ कि सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस क्यों होता है। इसलिए होता है, ये मैंने पहले वीडियोस में अपने बताया हुआ है कि ये जो लेग है, या ये जो लेग है, या ये जो लेग है, ये 3 लेग्स होती हैं एमएमसी में, इसकी इक्विवेलेंट है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं होता। इस लेग का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो आपको पता है करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर करंट फ्लो करता है लेग्स के दरमियान, दोनों लेग्स के दरमियान। इन करंट को हम सर्कुलेटिंग करंट करते हैं, आई सर्कुलेटिंग ए, आई सर्कुलेटिंग बी, आई सर्कुलेटिंग सी। देखा गया मैथमेटिकली तो हमें पता चला ये जो सर्कुलेटिंग करंट है ये ट्वाइस होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। अगर ग्रेड की फ्रीक्वेंसी 50 है तो ये 100 हर्ट्ज होगा। और ये भी देखा गया ये नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है। ये देखा गया कि ये नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस अनबैलेंस होता है, मीन्स इम्बेलेंस वोल्टेज होती है, ये जो इम्बेलेंस वोल्टेज है इसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है। जब इम्बेलेंस वोल्टेज होती है तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जनरेट होता है, और वो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को हमें जो ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको हमें सप्रेस करना है। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। उसके लिए हम सर्कुलेटिंग करंट सप्रेशन कंट्रोलर लगाते हैं। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, अगर ये डिफरेंशियल वोल्टेज एम्बुलेंस वोल्टेज को हम ख़त्म कर पाए तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करना कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम एक रेफरेंस डिफरेंशियल वोल्टेज ऐड करते हैं और उस रेफरेंस सिग्नल में माइनस करते हैं ताकि ये सर्कुलेटिंग करंट को हम सप्रेस कर सके, ताकि ये इम्बेलेंस वोल्टेज लेग्स के दरमियान कम से कम हो पाए, ताकि करंट सर्कुलेटिंग करंट कम से कम हो सके। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर ये डिफरेंशियल वोल्टेज है, इसका डी कंपोनेंट, इसका क्यू कंपोनेंट। तो इसको मैं ब्लॉक डायग्राम को सर्कुलेटिंग करंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये अपर आर्म करंट है, ये लोअर आर्म करंट है, दोनों को ऐड कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें, तो ये अपर आर्म करंट का, सॉरी ये फेस करंट हो जाएगा आप, ये ए फेस का सर्कुलेटिंग करंट हो जाएगा, ये बी फेस का इसी तरीके से किया गया, इसी तरीके से सी फेस। तो दोनों अपर आर्म और लोअर आर्म करंट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो उस फेज का सर्कुलेटिंग करंट बन जाएगा। उसके बाद उसको दोबारा डी क्यू में डिकम्पोज कर दो, ए बी सी टू डी क्यू ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। फिर यहाँ से वी डी कंपोनेंट हो जाए, सर्कुलेटिंग करंट का आई डी कंपोनेंट हो जाएगा, सॉरी वी डी नहीं आई डी, और यहाँ पर आई क्यू कंपोनेंट हो जाएगा। तो दिस इज आई डी, दिस इज आई क्यू। फिर इसको रेफरेंस जीरो कर दो। रेफरेंस क्यों जीरो कर दो? क्योंकि हम डी और क्यू कंपोनेंट सर्कुलेटिंग करंट को हम सप्रेस करना चाहते हैं, जीरो करना चाहते हैं। तो पी आई कंट्रोलर को रेफरेंस जीरो कर दें ताकि ये जो डी और क्यू कंपोनेंट सर्कुलेटिंग करंट का है वो जीरो हो जाए। ये देखें, ये जीरो है, ये जीरो है। और फिर इसका काम है, इसको जीरो, पी आई कंट्रोलर का काम है कि इस एरर को जीरो कर देना, इसको जीरो कर देना, रेफरेंस जीरो है। उसके बाद यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होता है ना वो वी डिफरेंशियल होता है। यहाँ पर वी डिफरेंशियल का वी डी कंपोनेंट होता है, यहाँ पर वी क्यू कंपोनेंट होता है। दोबारा हम उस वी डी और वी क्यू कंपोनेंट को ए बी सी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ए बी सी में ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको रेफरेंस सिग्नल से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल सिग्नल होगा ना वो डी वी डिफरेंशियल ए बी सी होगा, और वो माइनस होगा एसी वोल्टेज रेफरेंस सिग्नल से। और फिर आगे ऐसे तरीके से गेट पल्स जनरेट होंगी जो स्विचेस के पास जाएंगी। तो दिस इज द वी डी एंड वी क्यू कंपोनेंट विच वी कैन सी हियर। एंड उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म करके वापस ए बी सी में ले लेते हैं, उसको सिग्नल फिर माइनस कर देते हैं रेफरेंस सिग्नल के साथ। इसको हम पी एस केड में कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यही कॉन्सेप्ट पी एस केड में किया गया है। वी कैन सी हियर टॉप करंट, बॉटम करंट दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दो या मल्टीप्लाई बाय 0.5। बात एक है, ये अपर आर्म, ये ए का सर्कुलेटिंग करंट या डिफरेंशियल करंट, क्योंकि डिफरेंशियल करंट के अंदर सर्कुलेटिंग करंट होता है। ये बी का सर्कुलेटिंग करंट, इसके अंदर सी का सर्कुलेटिंग करंट। दोबारा इसको डी क्यू में ट्रांसफॉर्म कर दो तो दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक आई डी कंपोनेंट, दूसरा आई क्यू कंपोनेंट। फिर उसको आई डी वाले को भी आप क्या कर दें, जीरो, यहाँ
को भी रेफरेंस 0 कर दें, पीआई कंट्रोलर इसको 0 करने की कोशिश करेगा कि एरर क्या हो जाए, कि ये क्या हो जाए, दोनों सप्रेस हो जाए सर्कुलेट करना। और फिर इसका आउटपुट क्या बनेगा, जैसे हमने देखा इसका आउटपुट बनेगा एक VZD कंपोनेंट, एक VZQ कंपोनेंट, और दोबारा फिर VZD और VZQ का क्या आप क्या कर देंगे, आप दोबारा उसको ABC में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म किए गए और ये फिर रेफरेंस सिग्नल से आप माइनस करेंगे। इस तरीके से सर्कुलेटिंग करंट सेपरेशन कंट्रोलर आपका लगता है। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये देखें वही बात यहाँ पर हमने वो इसी तरीके से हमने PSK में इसको बनाया हुआ है। और फिर ये देखें यहाँ पर ये जो रेफरेंस सिग्नल है उसे माइनस किया गया है सर्कुलेटिंग करंट। ये जो V डिफरेंशियल वोल्टेज है, इसको VZD और VZQ को ABC में ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पर ये आएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से कंट्रोल हमने ऑलमोस्ट डिस्कस की हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जो इसमें कंट्रोलर्स लगे हुए हैं उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और रिजल्ट्स वाले पोर्शन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।